अच्छा, अब हम इसमें 2-3 टर्म्स सुनते हैं डेफिनेटली। मैं चूँकि उसमें आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल क्या उसमें कॉमन क्या है या डिफरेंस क्या है उसमें। जैसे एक सीए की टर्म हम सुनते हैं, एक आईसीएमए की टर्म भी सुनते हैं, तो ये क्या क्वालिफिकेशंस, जो पैरेलल क्वालिफिकेशंस हैं उसमें डिफरेंस क्या है? जैसे अगर किसी ने सीए वाला पाथ लेना हो तो कब उसने ये डिसाइड करना होगा कि वो, जैसे मैट्रिक के बाद भी वो क्या कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं, या एफएससी के बाद ही एंट्री पॉइंट्स हैं, या कोई आईकॉम करके भी कर सकता है? तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें पहले सीए के बारे में बताएं, फिर थोड़ा सा आईसीएमए के बारे में बताएं, और फिर डिफरेंस बताएं। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि जैसे से अगर हम सीए की बात करें तो सीए में ये है कि आप आफ्टर एफएससी या आप इंटरमीडिएट जो है आप सीए को ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें एक मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है आईकैप ने, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक एंट्री टेस्ट लेता है आईकैप, और उसके बाद जो है आपको इंडक्ट कर लेता है फॉर एज अ स्टूडेंट, जो है आपको इंडक्शन हो जाती है। और जहाँ तक अगर हम आईसीएमए की बात करें तो आपको लेटेस्ट तो मैं उस पर सच नहीं इतनी डेप्थ में बता सकता, बट जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम पे तो इस तरह से था कि ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन आपने अगर की हुई है तो तब आप आईसीएमए की फील्ड में आ सकते थे। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सी अपनी स्टार्ट कर सकते थे उस ग्रेजुएशन के बाद। और सीए में आपके पास बेसिकली दोनों ऑप्शंस थे। सीए में आप अपना एफएससी के बाद भी आ सकते थे इंटरमीडिएट के, और आप ग्रेजुएशन के बाद भी आईकैप को ज्वाइन कर सकते थे एज अ स्टूडेंट। उसमें फिर ये है कि अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, रिलैक्स था, अगर हम उसको कंपेयर करें इंटरमीडिएट के बाद सीए को ज्वाइन करने के लिए। तो जी थोड़ा सा आईकैप का रोल बताएं। जैसे ये आई बिलीव के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के। ओके ओके। तो इसका क्या रोल है? ये क्या मतलब इसके कोई कैंपसेस हैं या ये कोई एफिलिएशन देता है, क्या करता है? कैसे, जैसे आपने कहा कि वो इसको एडमिट कर लेता है, तो उसका फिर उसका आगे क्या है, फॉलोअप क्या है उसका? बेसिकली सिलसिला इस तरह से है कि गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत जो है ये इंस्टीट्यूट आईकैप बना हुआ है। और उसमें सिलसिला ये है कि जो जिस तरह से हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम आफ्टर एजुकेशन जब इसकी हम कंप्लीट करते हैं तो हम इसके मेंबर्स बन जाते हैं, और फिर मेंबर्स अपनी एक बॉडी इलेक्ट करते हैं, और उसका अपना एक पूरा का पूरा लॉज हैं जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं, और उसी के तहत ही जो है ये इंस्टीट्यूट, फिर वो ही जो बॉडी इलेक्ट होती है वो बॉडी ही इस इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज करती है, चलाती है। नहीं तो एडमिशन इज फॉर मेंबरशिप, या जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने एंटर किया है और मैं सीए का या आईसीएमए की तरफ जाना चाह रहा हूं, तो आईकैप मुझे क्या सर्विसेज ऑफर करता है? बेसिकली चीज़ ये कि जिस तरह से मैंने बताया कि मेंबर्स तो आप बाद में बनते हैं जो कि फिर उसको इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। उसके लिए पहले चीज़ ये होती है कि सीए के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो सीए के केस में जब आपको एज अ स्टूडेंट आपको आप समझें जिस तरह से नॉर्मल कोई सी भी आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आप एज अ स्टूडेंट जो है उसमें आप ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कैंपसेस हैं इसके? अभी करंटली हम बात करें तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है वो एक एग्जामिनिंग बॉडी के तौर पे ऑपरेट करता है, यानी कि वो सिर्फ एग्जाम लेता है। लाइक अगर इसको हम कंपेयर करें तो हम कहते हैं लाहौर बोर्ड है या रावलपिंडी बोर्ड है, सब काइंड ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड है जी। तो ये बेसिकली एग्जाम्स लेता है। अपार्ट फ्रॉम इसकी जो अदर एक्टिविटीज हैं फॉर मेंबर्स वो अलग हैं। अगर हम सिर्फ इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जामिनेशन बॉडी है जो कि कोर्स सेट कर रहा है, और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन जो है ये करवाता है अपने कैंपसेस के अंदर। इसके जो है एग्जामिनेशन ये खुद से लेता है, और फिर उसकी मार्किंग वगैरह सब ये खुद ही रिजल्ट्स इसके और लोग प्रिपरेशन खुद करते हैं या कोचिंग एकेडमीज के लिए? प्रिपरेशन के लिए अब ये है कि जिस तरह से अगर हम आफ्टर इंटरमीडिएट ज्वाइन कर रहे हैं आईकैप को, तो आफ्टर इंटरमीडिएट सिलसिला ये है कि अब मैंडेटरी कर दिया है कि आपने एज अ रेगुलर स्टूडेंट जो इनके ऑथराइज्ड वो कैंपसेस हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, एफिलिएटेड हैं, वो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ता है। वो फिर आईकैप उनके थ्रू आईकैप के साथ आपकी एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ओके। और फिर आप जो है वो कोचिंग आपको देते हैं, और वो अपने हिसाब से जब अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो वो आपको एग्जामिनेशन के लिए बिठाते हैं। सर नॉर्मल बाकी केसेस में होता है एजुकेशन के, ठीक है। और फिर अगर आप एग्जाम्स क्लियर करते हैं सारे, अगर हम बात करें तो उसके बाद एक रिक्वायरमेंट आईकैप के केस में, वैसे अगर हम बात करें इसको अगर हम आईसीएमए के साथ कंपेयर करें तो दोनों इंस्टीट्यूट्स ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही स्टैब्लिश्ड हुआ है, और उसके भी इसी तरह से मेंबर्स अपॉइंट होते हैं और उसको चलाते हैं, और स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं।
और मेन जो पास्ट में जो था, एक जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट दोनों इंस्टीट्यूट्स में चल रहा होता था, बेसिकली हम कहें तो कोर्स कंटेंट भी ओवरलैपिंग चल रहे होते हैं, बट सीए थोड़ा सा ऑडिट ज़्यादा स्ट्रेंथ पे चल रहा होता है, और आईसीएम में जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो एम्फेसाइज कर रहा होता है सब्जेक्ट्स को। तो जो एक जो कहते हैं सीए का ही शायद आई बिलीव वो कहते हैं कि इसने 2 पेपर्स कर लिए हैं, 4 पेपर्स हुए हैं, ये 6 जितने भी हैं, तो स्टिल वो मतलब पूरे पेपर्स क्लियर करने के बगैर भी कुछ काम कर सकते हैं? जी, काम बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली एक चीज़ ये है कि सीए में जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें तो सीए में एक मैंडेटरी आपकी जो है आर्टिकलशिप्स कहलाती है, ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली। तो वो आपको जो फर्म्स हैं, जिसमें आप फर्म्स भी हैं, तो वो देन अगेन एक और रोल आ गया आई कैप का, ये फर्म्स भी रजिस्टर्ड आई कैप के साथ होती हैं, उनको रेगुलेट भी यही करता है, उनके रिव्यूज़ भी आई कैप ही करता है, और लाइसेंस भी जो प्रैक्टिस का है मेंबर्स को वो आई कैप ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से ट्रेनिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें होता ही है कि ये 3 साल से 3.5 साल की एक ट्रेनिंग का सेशन होता है, जो कि आप एज अ स्टूडेंट मोड में ही होते हैं। जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस पास कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि फर्म में आप अपने आर्टिकल्स रजिस्टर करा लेंगे। आई कैप ही उन आर्टिकल्स को रजिस्ट्रेशन फर्म के थ्रू आई कैप को जाती है, और आप फिर एज अ ट्रेनी स्टूडेंट के मोड में आ जाते हैं, जबकि पहले आप ट्रेनी स्टूडेंट नहीं थे, अब आप किसी फर्म के साथ ट्रेनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट थिंग, तो ट्रेनिंग के बाद पहले तो ये चीज़ ये है कि अगर हम कहें किसी ने स्टार्ट के एग्जाम दिए हैं तो वो जॉब में जा सकता है, आई कैप उसको कोई रोक नहीं रहा, यानी कि वो अपना पूरा कंप्लीशन ना करे और जॉब कर लेता है, तो दैट इज़ हिज ओन चॉइस, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ये करते हैं कि वो आर्टिकल्स कर लेते हैं, अगर उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे तो वो आर्टिकल्स के बाद वो क्या करते हैं, जॉब में चले जाते हैं। और आर्टिकल्स के बाद आपके और यह फाइनल एग्जामिनेशन में कोई आपके पास कोचिंग की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ऑप्शनल है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट को जो कि ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है, कॉलेज है कोई, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें और अपने एग्जामिनेशंस की स्टडी वहाँ पे कर लें, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो आप प्राइवेटली खुद से सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम्स दे सकते हैं। फाइनल एग्जामिनेशंस की बात हो रही है, शुरू के एग्जामिनेशंस की बात नहीं हो रही, ठीक है। और इस वजह से बहुत से लोग जो क्या करते हैं वो जॉब्स में चले जाते हैं और जो है प्राइवेटली अपने एग्जाम्स को कंटिन्यू करते हैं अगर उन्होंने आर्टिकल्स अपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो यानी कि उनके ऊपर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बट अगर अब ये इन्होंने इतना पढ़ भी लिया, आर्टिकल्स भी कर लिए, बट स्टिल दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। जब वो अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन के तमाम एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के, तो देन दे बिकम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। और फिर देन वही जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि मेंबर्स ही इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं इवेंचुअली, तो वो उसको गवर्न करते हैं।